हाय फ्रेंड्स, हेलो। आपका स्वागत है सार्थक ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आइए आज यहाँ कुछ 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये 26 फरवरी का पेपर है वर्ग 2 का। तो ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं मैं लेके आ पाऊँगी, बस थोड़ा बहुत हेल्प हो पाएगी। आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा। ये 26 तारीख का पेपर है, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए। और क्वेश्चन मैं 10 से 15 क्वेश्चन ही बताऊंगी, उसका डिटेल्स बताऊंगी जितना मैं बता पाऊंगी अपनी ज्ञान के आधार पर। जितना मुझे पता है मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लगाइएगा, टाइम सेट कर लिया करिए। यदि 10 मिनट का वीडियो है, अभी मेरी स्टार्टिंग है वीडियो बनाने की, तो दिक्कत भी आ सकती है, टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। और ये भी सही है, आपको थोड़ा कम अच्छा भी लगेगा, फिर भी लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। हाँ, तो चलिए आइए प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है तो उसका IQ क्या होगा, है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा IQ बराबर MA/CA/100। ये किसका फॉर्मूला दिया हुआ है? टर्मन का। किसका दिया हुआ है? टर्मन का। और टर्मन ने कब दिया था? 1916 में। ठीक है। इसके पहले स्टर्न ने दिया था, लेकिन स्टर्न ने इतना दिया था MA/CA, 100 का मल्टीप्लाई उन्होंने नहीं किया था 1912 में। ठीक है, 1912 में दिया था, तो स्टर्न ने दिया था। लेकिन जो IQ का एकदम कंप्लीट फार्मूला है वो टर्मन का पढ़ा जाता है, और MA/CA/100। तो इस फार्मूले के आधार पे हम ये निकालेंगे। MA कितना दिया हुआ है? मानसिक आयु। MA यानी मानसिक आयु 12 वर्ष, CA यानी वास्तविक आयु और कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 ये 120। यहाँ पे 120 निकला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी होगा, जो IQ का एक टेबल दी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 90 से 110 तक होता है एवरेज, यानी औसत। ठीक है, और जो 110 से ऊपर होता है वो औसत के ऊपर माना जाता है। और फिर जब 140 प्लस पहुँच जाता है, कहीं कहीं 130 प्लस भी मिल जाएगा आपको, और 140 प्लस मिल जाएगा। ये दोनों क्या है? ये प्रतिभाशाली में आ जाते हैं। किसमें? प्रतिभाशाली में। ये भी एक सोचने की वो है, थोड़ा माइंड करने की, कि व्यापम में ही ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ग 2 में आया हुआ है, तो वहाँ पूछा था 140 प्लस प्रतिभाशाली होते हैं, और व्यापम में सुपरवाइजर वाले में, आंगनवाड़ी वाले में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें भी CDP वाला पोर्शन आता है कुछ नंबर का, तो उसमें 130 प्लस प्रतिभाशाली को माना हुआ था। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आसपास जो ऑप्शन आपको मिले प्रतिभाशाली यदि पूछे, तो आप ये राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी 130 भी व्यापम ने ही माना है और 140 भी व्यापम ने ही माना है, तो अपन इन दोनों को मान के चलते हैं। इसके आसपास जो भी ऑप्शन मिलेगा प्रतिभाशाली के लिए, वो अपन मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है? पहला, सभी विशेषज्ञ इस पद्धति का उपयोग समस्या को हल करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह शिक्षार्थी को अधिगम की प्रक्रिया में दिलचस्पी दिलाता है। इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। तो इसमें राइट क्या होगा कि इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है। ये कोई लाभ थोड़ा है, विधि का ये लाभ नहीं है। समस्या समाधान विधि के ये ठीक है लाभ है। यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का ग्रे मैटर यानी शिक्षार्थी में अधिक मात्रा में होता है। ग्रे मैटर मतलब क्या? पर्याप्त नींद लेने से, स्वस्थ आहार लेने से, या तनाव से बचने वाले, या नियमित रूप से व्यायाम करने वाले। तो यहाँ पे राइट होगा एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी जो एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं
उनका जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल में होता है, ठीक है, IQ एंड मेमोरी में। तो यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप लोगों को माइंड में रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जो, यानी वह कौन है, वह कौन सा, किस टाइप का पर्सन है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वासी होता है। जो अपने ऊपर विश्वास रखता है, जो खुले मन का होता है, जो मिलनसार होता है, जो उद्यमशील होता है, जो हंसमुख प्रवृत्ति का होता है, तो वह क्या अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी होता है, या बहिर्मुखी होता है, या उभयमुखी होता है। तो आप लोगों ने व्यक्तित्व के यानी पर्सनालिटी के वर्गीकरण में एक युंग का वर्गीकरण पढ़ा होगा। युंग ने 3 प्रकार के बताए थे, इनका मेनली 2 प्रकार से पढ़ा जाता है, एक तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो एक उभयमुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को ही मिला के उन्होंने तीसरा टाइप बता दिया था, उभयमुखी। तो युंग का जो बताया था युंग ने, एक तो अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी, और दोनों का कॉमन करके उभयमुखी। तो उसी में दिया हुआ है, ये यहाँ पे राइट होगा बहिर्मुखी, की जो खुले मन के होते हैं, जो मिलनसार होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जो सबसे बोलते हैं, समाज में रहते हैं, वो बहिर्मुखी होते हैं। और अंतर्मुखी जो खुद से मगन होते हैं, खुद में ही खुश होते हैं, खुद काम करते हैं, मतलब अपने आप में मगन, एक रूम में बंद होके पूरा दिन उसी रूम की 4 दीवारों से पे रहना, अपने आप से बातें करना, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करना, ये अंतर्मुखी वाला व्यक्ति होता है। और जो सबसे खुलापन रखता है, सबसे अच्छा व्यवहार रखता है, हंसमुख प्रवृत्ति का होता है, वो बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाला बालक होता है, ये व्यक्ति होता है, ठीक है। और इन्हीं दोनों का कॉमन रूप उभयमुखी हो जाता है, या बी ऑप्शन कह दें उभयमुखी, ये बी ऑप्शन भी उभयमुखी होगा, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, और ये उभयमुखी है ही, ठीक है। तो जिसमें दोनों के गुण हों, यानी कि अंतर्मुखी वाले गुण हों और बहिर्मुखी वाले दोनों गुण हों, उसे हम उभयमुखी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी बाध्यकारी विकार OCD का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जाता है। OCD का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये इतने बार क्वेश्चन पूछा गया है, यदि मैं बताऊं तो 6 से 7 टाइम ये क्वेश्चन वर्ग 2 के पेपर में पूछा गया है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि यदि वर्ग 2 में ये 6 से 7 टाइम, ये इतने बार मुझे मिला है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो 6 से 7 टाइम क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं कुछ, मतलब यही टॉपिक है, यही क्वेश्चन है। तो ये 6 से 7 टाइम यदि रिपीट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। यदि ये 6 से 7 टाइम उसी पेपरों में हो गया है, तो यहाँ भी होगा, वर्ग 3 में भी। इसलिए ध्यान से नोट करिए और इनको समझिए। तो यूनानी बाध्यकारी विकार OCD का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करने के लिए किया जाता है। संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत, मसाज थेरेपी, एंटीडिप्रेसेंट दवा, प्रणालीगत परिवार थेरेपी। परिवार थेरेपी कुछ नहीं है, ये दवा ऐसी है। मसाज थेरेपी से कुछ नहीं होगा, ये एक प्रकार की भूलने की बीमारी है। ये क्या है, एक प्रकार की, कहीं कहीं ये भी पूछा उपसे OCD है, कौन सी बीमारी है, तो ये एक प्रकार की भूलने की बीमारी है। कोई भी चीज़ याद नहीं रहती, भूल जाती है, तो ये एक प्रकार की भूलने की बीमारी है। और इसका इलाज, जब ये हो जाती है भूलने की बीमारी, तो इसका इलाज किससे किया जाता है, संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है। समस्या समाधान विधि के कितने चरण हैं, 6 चरण हैं। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट आप लोग बताएं, यदि आप लोग को पता हो तो 6 के 6 चरण कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ एक बार बता देती हूँ। नंबर फर्स्ट हो जाएगा समस्या का चयन करना। क्या, सबसे पहला होगा समस्या का चयन करना। नंबर सेकंड होगा समस्या का प्रस्तुतिकरण। नंबर थर्ड होगा परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ठीक है।
आप बोलने पे ध्यान दीजिएगा, राइट करने के लिए यहाँ स्पेस भी कम है, इस वजह से। नंबर 4 होगा समस्या से संबंधित तथ्य। क्या? समस्या से संबंधित तथ्य को एकत्रित करना, संबंधित तथ्य को एकत्रित करना, ठीक है। और नंबर 5 हो जाएगा उन तथ्यों का विश्लेषण करना। नंबर 5 हो जाएगा तथ्यों का विश्लेषण करना। नंबर 6 हो जाएगा जो निष्कर्ष मिलेगा उस निष्कर्ष का मूल्यांकन करना या निष्कर्षों का मूल्यांकन, ये 6वां हो जाएगा। तो अपन को यहाँ सेकंड वाला पूछा था, तो समस्या का प्रस्तुतिकरण या परिकल्पनाओं का निरूपण, ये नेक्स्ट ऑप्शन होगा राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है। घटित घटना आप यदि पकड़ना चाहते, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक घटना परक स्मृति भी कही जाती है। घटना परक पढ़ा तो होगा ही, खैर घटना परक मेमोरी या घटना परक स्मृति। तो घटित घटनाओं का वर्णन या घटित घटनाओं का भंडार यानी घटना परक स्मृति, जिसमें घटनाओं का वर्णन होता है, कहाँ से कौन सी घटनाएं जो बाहर घटनाएं होती हैं उनको याद रखना, ये घटना परक स्मृति में है। तो ये घटना परक स्मृति में है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग से ध्यान दीजिए कि जो सेफ्रीन का मॉडल है स्मृति का, एक सेफ्रीन मॉडल सेफ्रीन ने दिया था, उस मॉडल को हम अवस्था मॉडल भी कहते हैं। सेफ्रीन मॉडल को क्या कहते हैं? अवस्था मॉडल, से अवस्था मॉडल भी कहते हैं। इस पे इन्होंने सेफ्रीन मॉडल में अवस्था मॉडल में 3 प्रकार की मेमोरी बताई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 संवेदी, नंबर 2 लघुकालिक, नंबर 3 दीर्घकालिक, ठीक है। तो जो दीर्घकालिक स्मृति है, संवेदी स्मृति तो 1 सेकंड से भी कम होती है, लोगों ने पढ़ा होगा। और जो लघुकालिक स्मृति है ये 30 सेकंड से कम होती है और दीर्घकालिक स्मृति असीमित होती है, टाइम ड्यूरेशन भी सेट होता है। तो लघुकालिक स्मृति में ज़्यादा कुछ नहीं है। और संवेदी स्मृति में जो सेंसेशन जो इससे होता है, सेंसरी से देखी हुई प्रतिमाएं वगैरह जो होती हैं वो सेंसेशन में होती है, इसमें प्रतिध्वनि भी आ जाती है। सेंसरी मेमोरी में धारण क्षमता 1 सेकंड से कम होती है। जो प्रतिमाएं बनती हैं, जो स्मृति चिन्ह बनते हैं, जो प्रतिध्वनि होती है, जो बोलने के बाद फिर ध्वनि निकलती है, वो प्रतिध्वनि है। तो वही प्रतिध्वनि ये संवेदी से, ये चीज़ें संवेदी से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और जो लघुकालिक स्मृति है, तो ये लघुकालिक स्मृति में वर्किंग मेमोरी जो होती है, वर्किंग मेमोरी या चुकिंग का संबंध पूछ लेता है। चुकिंग का संबंध किस मेमोरी से है या वर्किंग मेमोरी के संबंध है, वर्किंग मेमोरी कौन सी है, तो वर्किंग मेमोरी वही लघुकालिक स्मृति है और चेकिंग का संबंध भी लघुकालिक स्मृति से है ना। और दीर्घकालिक स्मृति में ये वर्किंग मेमोरी को चलन स्मृति भी कहते हैं। हाँ, बेडले ने बताया था, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि चलन स्मृति या वर्किंग मेमोरी या चलन स्मृति, ये बेडले ने बताया था लघुकालिक स्मृति को, ठीक है। किसने बताया था? बेडले ने लघुकालिक स्मृति को वर्किंग मेमोरी या चलन स्मृति भी बताया था। 30 सेकंड से कम में होता है या 30 सेकंड अप्रॉक्स बोल देते हैं, इसकी टाइम रहती है मेमोराइज करने की या याद रखने की। तो ये लघुकालिक स्मृति हुई। चेकिंग का संबंध लघुकालिक स्मृति से है, ठीक है। चेकिंग को और क्या बोल सकते हैं? खंडियन विधि। कहीं पूछ दे आपसे कि चेकिंग या चुकिंग को और क्या बोलते हैं, चेकिंग या चुकिंग को, तो इसे और क्या बोलते हैं? खंडियन विधि। क्या बोलते हैं? खंडियन, यानी खंड खंड करके याद रखना, खंडियन विधि। खंड करके याद रखते हैं ना, कोई नंबर मोबाइल नंबर होता है तो उसको आधा आधा 527, 528, 823 ऐसे करके अपन याद रखते हैं कि याद बना रहेगा। ये खंडियन विधि भी कहते हैं किसको? चेकिंग को। और चेकिंग का संबंध किससे है? लघुकालिक स्मृति से, ठीक है। दीर्घकालिक स्मृति में थोड़ा डिटेल्स बता देती हूँ। फुल डिटेल्स पढ़ना तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी मेमोरी का टॉपिक आपको क्लियर करवाऊँ।
जितना मेरे से हो पाएगा। यहाँ पे दीर्घकालिक स्मृति बता देती हूँ। दीर्घकालिक स्मृति में 2 लोगों ने अपना वर्णन किया था। एक तो वर्टलेट ने, किसने? वर्टलेट ने, और दूसरा किया था टोल्विंग ने। किसने किया था? टोल्विंग ने। तो टोल्विंग ने 2 प्रकार से बताया था कौन कौन सी मेमोरी, और वर्टलेट ने 2 प्रकार से बताई थी कौन कौन सी। वर्टलेट ने बताई थी घोषणात्मक और अघोषणात्मक। ठीक है, घोषणात्मक और अघोषणात्मक किसने बताई थी? ये वर्टलेट ने। ठीक है, घोषणात्मक को कभी कभी प्रोसीजरल मेमोरी भी बोल देते हैं, प्रोसीजरल या प्रक्रियात्मक स्मृति, या प्रक्रियात्मक स्मृति। अघोषणात्मक, एक क्वेश्चन आया हुआ था, हाँ, कि अघोषणात्मक स्मृति को कभी कभी कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं? अभी वर्ग 2 का ही पेपर है, मतलब क्वेश्चन है ये। मुझे अभी क्वेश्चन नहीं तो आपको दिखा देती, बट पूछा गया, आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा तो आपको ये बिल्कुल मिला होगा। अघोषणात्मक स्मृति को कभी कभी प्रक्रियात्मक स्मृति भी कह सकते हैं या कहते हैं, ये क्वेश्चन था। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट होगा। और इसी में टोल्विंग ने अपना वर्गीकरण किया है दीर्घकालिक स्मृति में। उसने 2 प्रकार का बताया है। एक तो बताया है उसने कौन सा, कि एपिसोडिक मेमोरी या प्रासंगिक स्मृति, ये पहला टाइप बताया है प्रासंगिक स्मृति, और दूसरा बताया है सिमेंटिक स्मृति। किसने? टोल्विंग ने। ठीक है, प्रासंगिक या एपिसोडिक मेमोरी, इसी को वो घटनापरक मेमोरी बोलते हैं, है ना। प्रासंगिक स्मृति को घटनापरक मेमोरी भी बोलते हैं। ये प्रासंगिक स्मृति को घटनापरक मेमोरी बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर फर्स्ट, प्रासंगिक स्मृति। हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा है जो जीवन घटित घटनाओं का भंडार है? प्रासंगिक स्मृति या घटनापरक स्मृति, इसी को बोलते हैं। ये किसने दिया था? टोल्विंग ने दिया था। और दूसरी टोल्विंग ने क्या दिया था? सिमेंटिक मेमोरी या शब्दार्थ मेमोरी या अर्थपूर्ण स्मृति या अर्थगत स्मृति। और जो वर्टलेट ने दिया था घोषणात्मक या अघोषणात्मक, तो अघोषणात्मक ये हुई, और ये अघोषणात्मक है। अघोषणात्मक को कभी कभी प्रक्रियात्मक स्मृति भी नाम दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण क्या है? तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोग पट से बता देंगे कि ये पूर्व परंपरागत है। लेकिन ये इस थ्योरी से एक क्वेश्चन आया, हमको पूरी थ्योरी रिवाइज करना है, तो मैं जितना करवा सकती हूँ उतना मैं करवा दूँगी। यहाँ पे ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे रोक करके वीडियो को एकदम पूरी थ्योरी रिवाइज करिए। जैसे कोई कहानी रिवाइज कर लेते हैं, वैसे ये कहानी की तरह पूरी थ्योरी रिवाइज करना है अपन को। तो सबसे पहले ये कहानी किसकी है? हिंज की है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था वर्ग 2 में। ये हिंज की कहानी है, और इसमें 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। क्या है? 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस है। 3 लेवल कौन कौन से? पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत, तीसरा है पश्च परंपरागत। और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं। इसमें 2 स्टेज हैं, इसमें भी 2 स्टेजेस हैं, और पश्च परंपरागत में 2 स्टेजेस हैं। तो इसकी पहली स्टेज का क्या नाम है? दंड व आज्ञा पालन की अवस्था। इसकी सेकंड स्टेज का नाम है व्यक्तिगत उन्मुखता या व्यक्तिगत विनिमय उन्मुखता, इंडिविजुअल एक्सचेंज, अदला बदली, साधनात्मक सापेक्षवादी। इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो मैं अच्छे से रिपीट करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला है पुरस्कार या रिवार्ड ओरिएंटेशन, दूसरा है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, तीसरा है व्यक्तिगत विनिमय उन्मुखता या ओरिएंटेशन, चौथा है इंडिविजुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन या अदला बदली। अच्छा, जो आया था भोजन की अदला बदली करके, वो यहीं से पूछा हुआ था, है ना। अभी एक और क्वेश्चन कोई रिपीट हो रहा था, मेरे अभी माइंड में नहीं है, जब कभी आएगा तो मैं वो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी। और यहाँ पे दूसरी स्टेज पहुँचेगी, हाँ अच्छा, ये 4 से 10 वर्ष होती है पहली स्टेज, और दूसरी स्टेज होती है 10 से 13 वर्ष। ठीक है, दूसरी स्टेज होती है 10 से 13, और ये तीसरी होती है 13 के ऊपर। तो यहाँ पे तीसरी स्टेज जो आएगी वो आएगी गुड गर्ल एंड गुड बॉय, गुड गर्ल्स और गुड बॉय। ठीक है, इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, सॉरी इसकी नहीं, इसकी तो कोई स्टेज ही नहीं है, वो ना, ये कोई नाम ही नहीं है, ये तो ऐसे ही दे दिया है। ठीक है, ये 3 ही लेवल हैं। इसकी 2 स्टेज होगी, इसकी पहली या तीसरी,
तो पहली बोलेंगे तो ये दूसरी लेवल की पहली स्टेज, और यदि वैसे बोलते हैं स्टेज नंबर 3 है, क्योंकि स्टेजेस 6 हैं और लेवल 3 है। ठीक है, इसमें आएगा गुड गर्ल और गुड बॉय। इसमें आएगा समाज, नियम, कानून व्यवस्था, चौथी समाज, नियम, कानून व्यवस्था। और पश्च परंपरागत में आएगा कि जो सामाजिक अनुबंधन है वो। ठीक है, और इसी में जो छठवां आएगा, इसमें आएगा सार्वभौमिक या सार्वत्रिक उन्मुखता। ठीक है, तो ये 6 स्टेजेस हैं। कोहल वर्ग का ये नैतिक विकास का सिद्धांत है। आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्रेड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन किया है? फ्रेड, ये फ्रेड, अच्छा ऑप्शन देखते हैं, चेतना, आइसबर्ग, लिबिडो, लैंडस्केप। अच्छा, फ्रेड को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये फ्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेड फ्रॉयड है। अपन लोग फ्रॉयड जानते हैं, तो फ्रेड भर सुन के वो नहीं होना है। यदि हिंदी में समझ नहीं आए तो तुरंत इंग्लिश में क्लिक करना है। ठीक है, तो ये फ्रॉयड हैं। फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी दिया है। तो इन्होंने जो मन की संरचना है, जो मन की तुलना है किससे की है, तो ये किससे की है? आइसबर्ग से, बर्फ, तैरते हुए बर्फ से की है। अच्छा, तैरते हुए बर्फ से की है, इसमें कुछ बातें उन्होंने बताई हैं। तैरते हुए बर्फ से की है, कुछ बातें जो बताई हैं, क्या बताई हैं कि 1/10, 9/10। अब यहाँ पे 1/10 और 9/10 किसका क्या भाग है? जो 9/10 है वो भाग पानी के अंदर, 9/10 पानी के अंदर और 1/10 पानी के बाहर। ठीक है, तो जो 9/10 है जो पानी के अंदर है, यानी 10 भाग में से 9 भाग पानी के अंदर है, वो किसको दर्शाता है? अचेतन मन को। किसको? अचेतन मन को। ठीक है, और जो 1/10 है, यानी 10 में से 1 भाग पानी के ऊपर है, वो चेतन मन को दर्शाता है। किसको? चेतन मन को। और जो ये इसकी सतह जो सरफेस से अटैच है वो अर्ध चेतन है। ठीक है, तो उन्होंने मन के 3 टाइप बताए थे, अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन। तो बर्फ के, तैरते हुए बर्फ से इस मन की तुलना की है आइसबर्ग से। तो जो 9/10 भाग है पानी के अंदर, ठीक है, जो बर्फ का टुकड़ा, जो कोई बर्फ का टुकड़ा है उसका 9/10 भाग पानी के अंदर है, तो वो अचेतन मन है। और जो बर्फ का टुकड़ा 1/10 यानी 10 में से 1 भाग पानी के बाहर है, तो वो चेतन मन है। और जो सरफेस है वो अर्धचेतन है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आइसबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? दूसरों द्वारा वर्णित है। ठीक है, दूसरों के नियंत्रण करने पर प्रभावित होता है। पहला शक्ति, दूसरा उपलब्धि, तीसरा संबंधन, चौथा उद्देश्य। तो यहाँ पे दूसरों के द्वारा जो प्रभावित होता है वो है पावर, शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज 10 क्वेश्चन ही की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट लगा हो तो लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो कुछ डालूँ। यदि 1-2 कॉन्सेप्ट 10 मिनट के वीडियो में, 15 मिनट के वीडियो में 1 या 2 कॉन्सेप्ट भी कुछ नया मिलता है तो वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।